वास्तविकता ये है, यहाँ का जो मूल निवासी है वह आज अनाथ हो चुका है। वरना सत्ता पलट करने में हमें भी समय नहीं लगेगा। मान लीजिए कि जो मूल निवास और भू कानून मांगा जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही नियम कानून सरकार ला देती है। भू कानून के मोर्चे पर तो कोशिश भी हो गई है, लेकिन उसके बाद क्या? भू कानून मिल भी गया, पर अपनी जमीन कैसे बचाएंगे? आप, मैं और लगभग पूरा पहाड़ शहरों में आ चुका है। सरकार भी शहर से चल रही है और आप में से जो थोड़े बहुत पहाड़ में बचे हैं वो भी शहर आ जाएंगे। उन्हें आना ही पड़ेगा। इसलिए नहीं कि उन्हें शहरों की चकाचौंध खींच लाएगी, बल्कि इसलिए कि हर गुजरते दिन के साथ उस पहाड़ में रहना मुश्किल होता जाएगा। वो पहाड़ जहां हमारे बाप दादाओं की कुड़ी पुंगड़ी है। बंजर पड़े खेत जंगल बन जाएंगे, बंद पड़े घर खंडहर हो जाएंगे और जहां कभी इंसानों का बसेरा था वहां पर जंगली जानवरों का डेरा हो जाएगा। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि भविष्य की हकीकत है। वो हकीकत जो सच होना शुरू हो गई है। ऐसी हकीकत जिस पर अगर अभी काम नहीं किया गया तो इस पहाड़ी राज्य का पहाड़ गायब हो जाएगा और यहाँ सिर्फ मैदानों में लोग नजर आएंगे। ऐसा होने के लिए आप सरकार की अनदेखी या पहाड़ का विकास ना होने को वजह बता सकते हैं। दो ये वजह भी पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन पहाड़ को खाली करने के लिए एक और आफत काम कर रही है और ये आफत जैसे तैसे पहाड़ों को जीवित रखने में जुटे लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है और इस आफत का नाम है क्लाइमेट चेंज। नहीं, क्लाइमेट चेंज सुनकर आप सोच रहे होंगे कि देखो फिर आ गया एक और ग्लोबल वार्मिंग पर ज्ञान देने। लेकिन यहाँ मैं आपको ज्ञान देने नहीं आया हूँ, बल्कि ये बताने आया हूँ कि जिस क्लाइमेट चेंज का नाम आप आए दिन सुनते रहते हैं, उसने उत्तराखंड के हालात बदलने शुरू कर दिए हैं और बिलीव मी, ये बदलाव कतई अच्छा नहीं है। इसने पहाड़ में बचे उत्तराखंडियों के लिए रास्ता और मुश्किल कर दिया है। आगे हालात और भी बदतर होने वाले हैं। हम आपको क्लाइमेट चेंज पर कोई ज्ञान नहीं देने वाले, लेकिन ये जरूर बताने वाले हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से उत्तराखंड खाली हो रहा है और खाली होने वाला है। विश्लेषण के इस एपिसोड में हम बताएंगे कि क्यों और कैसे काफल और बुरांस अपने तय वक्त से पहले फलने लगे हैं। जानेंगे कि जिन पहाड़ों में कभी गर्मियों में भी रजाई ओढ़नी पड़ती थी, क्यों अब वहां पर घर घर में पंखे लटकने लगे हैं। जानेंगे कि कैसे एक वक्त में उत्तराखंडियों की आय का सबसे बड़ा साधन रही खेती अब सबसे बड़ा घाटे का सौदा बन चुकी है और कैसे ये हालात और भी बुरे होने वाले हैं। ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन क्या इन हालातों को बदला नहीं जा सकता है? तो जवाब आपको इस एपिसोड में मिल जाएगा। तो आइए बढ़ती गर्मी और घटती बरसात से बदल रहे उत्तराखंड का करते हैं पूरा विश्लेषण। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आज तक भले ही किसी ने ना देखा हो, लेकिन इस बार दिखा और जब दिखा तो पूरी दुनिया टेंशन में आ गई। इस बार बागेश्वर के पहाड़ी इलाकों में मोर नजर आया। आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है? ये इसलिए बड़ी बात है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर मोर नहीं हुआ करते हैं और एक्सपर्ट्स की माने तो बदलते मौसम और इनके प्राकृतिक वास में हो रहे बदलाव की वजह से ये रेयर फिनोमिना दिख रहा है और ये गुजरते वक्त के साथ और कॉमन होता जाएगा। इसी तरह फरवरी मार्च में खबर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर घूम रही थी। इस खबर के मुताबिक अप्रैल में होने वाले काफल और बुरांस जनवरी में ही पक गए हैं। पहली नज़र में ये एक अच्छी चीज़ नज़र आती है, लेकिन जब आप इसकी तह में जाते हैं तो पता चलता है कि ये हिमालय पर मंडरा रहे खतरों के सबसे बड़े निशान हैं और ज़्यादातर एक्सपर्ट्स इसे क्लाइमेट चेंज के संकेत बता रहे हैं। अब क्लाइमेट चेंज क्या है, क्यों यह खराब हो रहा है, हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि किस तरह ये बला उत्तराखंड को नुकसान पहुंचा रही है। क्लाइमेट चेंज के भविष्य में खतरे को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसके मुताबिक जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा खतरा उत्तराखंड को है। फ्यूचर रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में देवभूमि को वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है।
कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि हिमालयी क्षेत्र में तापमान वैश्विक औसत से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और इस बदलते तापमान का असर हमें दिखने भी लगा है। मार्च 2025 में चमोली में आए एवलांच के लिए भी इसी बदलते मौसम को जिम्मेदार माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स इसके लिए बारिश और बर्फबारी के पैटर्न में आ रहे बदलाव को जिम्मेदार बताते हैं। देवभूमि में बारिश के दिन लगातार कम होते जा रहे हैं। पहले जहां 72 एनुअल रेनी डे हुआ करते थे, वो घटकर अब 58 पर आ चुके हैं। वहीं 1900 से लेकर के 2010 के बीच रेनफॉल भी काफी कम हुआ है। ये 132 सेंटीमीटर से घटकर 102 सेंटीमीटर पर पहुंच चुका है। इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। इसी साल जनवरी फरवरी में विंटर लगभग सूखा रहा। आमतौर पर उत्तराखंड में जनवरी से फरवरी के बीच 75.7 मिलीमीटर की बारिश होती है, लेकिन इस साल ये सिर्फ 6.9 मिलीमीटर रही। 27 फरवरी को जब बारिश शुरू हुई तो महज 24 घंटों के भीतर यहाँ पर 37 मिलीमीटर बारिश हो गई थी, जो कि नॉर्मल के मुकाबले 1339% ज्यादा थी। और ये बारिश 28 फरवरी को भी जारी रही, यानी कि जितनी बारिश पूरे विंटर सीजन में होनी थी उतनी महज 2 दिन में ही हो गई। बारिश के इस बदलते पैटर्न का असर बर्फबारी पर भी पड़ा है और इससे जो बर्फबारी दिसंबर जनवरी में हुआ करती थी वो शिफ्ट होकर अब फरवरी और मार्च में हो रही है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि फरवरी और मार्च में होने वाली ये बर्फबारी जैसे ही होती है वैसे ही पिघलने भी लग जाती है और इससे पिघलते ग्लेशियर के ऊपर बर्फ की जो परत चढ़नी थी वो चढ़ नहीं पाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ग्लेशियर लगातार पिघलते जाएंगे और ये दिख भी रहा है। तापमान बढ़ने की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से यहाँ पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं। 1977 से 2010 के बीच टोटल ग्लेशियर एरिया 24% तक घट चुका है। अनुमान है कि 2100 तक हिमालयी ग्लेशियर्स का वॉल्यूम 80% तक कम हो जाएगा और जब ऐसा होगा तो एवलांच का खतरा और बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स आशंका जताते हैं कि मार्च 2025 में जो एवलांच चमोली में आया था और जिसने 5 से भी ज़्यादा लोगों की जान ली थी, उसकी वजह भी कहीं ना कहीं मौसम का ये बदलता पैटर्न था। यूरोपियन जियोसाइंस यूनियन की एक स्टडी के मुताबिक पिछले 50 सालों में भारत में 952 लोगों ने एवलांच में अपनी जान गंवाई है। यह अफगानिस्तान के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा आंकड़ा है। 1972 से 2022 के बीच का डेटा देखें तो 91% एवलांच की घटनाएं जनवरी और मार्च के बीच ही हुई हैं और पिछले कुछ सालों में ये एवलांच काफ़ी कॉमन हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज ही है। खुद सरकारी रिपोर्ट उत्तराखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज भी इस बात की पुष्टि करती है। गर्म होती पृथ्वी की वजह से हिमालयी क्षेत्र में स्नोफॉल और रेनफॉल के पैटर्न में लगातार बदलाव आ रहा है। पहाड़ लगातार गर्म होते जा रहे हैं। असेसमेंट बताता है कि 1969 से 2009 के बीच एनुअल टेम्परेचर 0.84 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा है और दिसंबर फरवरी में ये बदलाव सबसे ज़्यादा है। अनुमान है कि 2011 से 2040 के बीच एनुअल टेम्परेचर 0.5 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। 2014 से 2070 तक ये 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड और 2041 से 2098 के बीच ये 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। अब ठीक है, पैटर्न बदल रहा है तो इसका हम पर क्या असर पड़ेगा? तो जवाब है कि बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और असर पड़ना शुरू भी हो गया है और इसकी सबसे पहले शिकार बनी है उत्तराखंड की कृषि। बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से यहाँ की पारंपरिक खेती को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। 2023 में 94 दिन ऐसे थे जब मौसम सामान्य से काफ़ी ज़्यादा था। इसे एक्सट्रीम वेदर डेज भी कहा जाता है। इसकी वजह से उत्तराखंड के 44,882 हेक्टेयर कृषि जमीन को नुकसान पहुंचा है।
बढ़ते तापमान की वजह से पिछले दशक में उत्तराखंड की कुल कृषि योग्य जमीन 27% घट गई है। वहीं कुल उपज की बात करें तो इसमें 15% की कटौती आई है। बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर अनाजों पर पड़ा है। गेहूं की खेती 4.63% कम हुई है, तो वहीं धान और अन्य पारंपरिक फसलों की पैदावार भी काफी ज्यादा घटी है। सिर्फ इन पर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा होने वाले आलू पर भी इसका असर पड़ा है। पिछले 5 सालों के दौरान आलू की पैदावार में करीब 71% की कमी आई है। 2020-21 में जो आलू 3,67,000 टन हुआ करता था, वो 2023-24 में घटकर 1,07,000 टन पर पहुंच गया है। और सबसे ज्यादा कटौती अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग में देखने को मिली है। आलू की पैदावार में कमी के लिए कम बर्फबारी, अनियमित वर्षा और बदलते मौसम को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सिर्फ अनाजों पर ही नहीं बल्कि यहाँ के हॉर्टिकल्चर पर भी इसका असर दिख रहा है। 2020 से 2023 के बीच उत्तराखंड में फलों की खेती 54% घटी है। वहीं कुल पैदावार में 44% की कटौती नजर आई है। गर्म होते विंटर, रेनफॉल पैटर्न में बदलाव और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन बढ़ने की वजह से यहाँ फलों की पैदावार लगातार घट रही है और इसका सबसे ज्यादा असर सदाबहार फलों की फसलों पर दिख रहा है। सिर्फ फसल ही नहीं घट रही बल्कि सप्लाई चेन, मार्केटेबिलिटी और स्टोरेज को लेकर भी कई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। इस तरह क्लाइमेट चेंज उत्तराखंड के हॉर्टिकल्चर को भी काफी ज्यादा प्रभावित कर रहा है। लोक चेतना मंच के प्रेसिडेंट जोगेंद्र बिष्ट कहते हैं कि अनियमित वर्षा की वजह से गेहूं और धान की खेती प्रभावित हो रही है। मिट्टी की गुणवत्ता काफी ज्यादा खराब हो रही है। सर्दियों में बारिश कम होने से रबी की फसलों पर असर पड़ रहा है और स्थिति ये आ गई है कि गेहूं और धान की फसल के लिए पानी भरपूर नहीं मिल पा रहा है। अल्मोड़ा जिले के मटना गांव के किसान अर्जुन राम बताते हैं कि जून 2024 में पहले तो बारिश हुई नहीं और बाद में जब हुई तो काफी ज्यादा बरसात हो गई। बर्फबारी तो अब दिखती ही नहीं है। इस बार भी सर्दियों में अच्छी बारिश नहीं हुई और इसका नतीजा ये हुआ कि अर्जुन राम इस बार अपने खेतों में कुछ भी नहीं उगा पाए। अर्जुन राम उत्तराखंड के लाखों छोटे किसानों की तरह अपने ही जीवन यापन के लिए खेती किया करते हैं, लेकिन इस बार उन्हें अपने खेत बंजर ही छोड़ने पड़े। राम के सामने सिर्फ संकट घटती खेती का नहीं है बल्कि उसे तो लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं से भी जूझना पड़ता है। राम ने अपने जिस खेत में लेमन और संतरे के पेड़ लगाए हुए थे, वही खेत भारी बारिश में बह गए। जलवायु परिवर्तन का खेती पर पड़ता ये असर आर्थिक तौर पर भी नजर आ रहा है। 2011-12 में कृषि उत्तराखंड की जीडीपी में 11.5% का योगदान दिया करती थी, लेकिन 2021-22 में ये घटकर 8.5% के करीब रह गया है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तराखंड में कई जगहों पर लोग खेती करना ही छोड़ दे रहे हैं और नतीजा निकल रहा है पलायन के रूप में। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड की 80% ग्रामीण जनता खेती पर निर्भर है, लेकिन जब ये खेती ही नाकामयाब साबित हो रही है तो ये जनता पलायन करने को मजबूर है। जीवन यापन करने के लिए शहरों का रुख किया जा रहा है। स्प्रिंगर में पब्लिश एक स्टडी ने एक्सट्रीम वेदर और पलायन के बीच गहरा संबंध बताया है। स्टडी बताती है कि उत्तराखंड में लगातार बढ़ते भूस्खलन और जंगल की आग की वजह से लोग सुरक्षित जगह पर रहने के लिए अपने घरों को छोड़ रहे हैं। स्टडी कहती है कि जिस तेजी से उत्तराखंड में भूस्खलन और जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे यहाँ के लोगों के लिए जीना मुश्किल हो रहा है। स्टडी ये भी बताती है कि ये जो पलायन हो रहा है ये अनैच्छिक है, यानी कि लोग पलायन करना नहीं चाह रहे, लेकिन उनके सामने ऐसी स्थितियां पैदा हो जा रही हैं कि उनके पास पलायन के अलावा कोई चारा बचता ही नहीं है। रिपोर्ट सचेत करती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा ये पलायन इस पहाड़ी राज्य की डेमोग्राफी को तेजी से बदल रहा है और इस पलायन की एक बड़ी वजह प्राकृतिक आपदाएं भी हैं जो लगातार उत्तराखंड में बढ़ती ही जा रही हैं। पिछले दशक की ही बात करें तो देश में जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं उसमें से 44% तो सिर्फ हिमालयी क्षेत्रों में आई हुई हैं।
हिमालयी क्षेत्र में भी उत्तराखंड में ये सबसे ज़्यादा आई हैं। राज्य में पिछले 10 सालों में 192 बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। 2023 में बादलों के फटने और मूसलाधार बारिश होने की घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ है। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2024 रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू कुश हिमालय में ग्लेशियर मास 65% से ज्यादा तेजी से पिघल रहा है। ग्लेशियर से पिघलने वाली बर्फ ग्लेशियर झील बना रही है और ये झीलें बादल फटने की वजह से ओवरफ्लो हो जा रही हैं और नतीजा बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के तौर पर सामने आ रहा है। हिमालय पहले ही 40% बर्फ खो चुका है और अनुमान है कि अगले 75 सालों में ये 75% तक और कम हो जाएगी। ग्लेशियर घटने से सिर्फ आपदाएं और बाढ़ नहीं आ रही, बल्कि इससे पीने का पानी भी लगातार कम हो रहा है। एशिया का वाटर टावर कहे जाने वाले हिमालय में ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से पानी भी कम होता जा रहा है। दूसरी तरफ जंगलों में लगने वाली आग हिमालय की हरियाली को लगातार कम कर रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्लेशियरों के पिघलने के लिए बदलता मौसम ही नहीं, बल्कि इंसान भी जिम्मेदार है। हिमालयी क्षेत्रों में हो रहे बेतरतीब निर्माण की वजह से कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है और इससे हिमालय का तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में इसका एक नमूना हमें तब दिखा जब ओम पर्वत की ये तस्वीर वायरल हुई। इस तस्वीर में पहली बार दिखा कि ओम पर्वत पर बर्फ है ही नहीं। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इस रेयर फिनोमिना के लिए अनियमित वर्षा और बर्फबारी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसके साथ ही हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते व्हीकल पोल्यूशन को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंसानी गतिविधियों की वजह से इस क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ दिख रहा है। उत्तराखंड का यही बढ़ता तापमान है कि पहाड़ के जिन गांवों ने कभी पंखा देखा तक भी नहीं था, वहां आज घर के हर कमरे में एक पंखा लटकता हुआ नजर आ जाता है। स्प्रिंगर में छपी स्टडी बताती है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब दिन गर्म होते हैं तो रातों में भी गर्मी बढ़ने लग जाती है। स्टडी के मुताबिक पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा गर्म दिन और गर्म रातें आम हो चुकी हैं। पहले के मुकाबले अब सर्द दिन और बहुत ज़्यादा सर्दी वाले दिन तेज़ी से घटने लगे हैं और यही वजह है कि ठंडे पहाड़ी घरों में भी अब पंखे लटकने लगे हैं। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग नाम के इस संकट का असर कई रूप में हमारे सामने आ रहा है और उन्हीं रूपों में से ये कुछ प्रभाव हैं जिन पर हमने बात की। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक तौर पर मौसम बदल रहा है और उसकी कीमत ही हम चुका रहे हैं। नहीं, बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। कम से कम उत्तराखंड में तो हैं ही। उत्तराखंड में भूस्खलन और बाढ़ों की संख्या में हुई बढ़ोतरी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है बेतहाशा और अंधाधुंध विकास। जहां एक लेन की ही सड़क संभव है, वहां पर 4 लेन की सड़कें बनाई जा रही हैं। पेड़ों का अंधाधुंध कटान किया जा रहा है और इससे हम भूस्खलन जैसी स्थितियों को न्योता तो दे ही रहे हैं, साथ ही हिमालय का तापमान बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। हिमालयी क्षेत्र में ओवर टूरिज्म भी खतरनाक साबित हो रहा है। हिमालयन रिसर्चर डॉक्टर विपिन कुमार बताते हैं कि गंगोत्री और मलारी जो कभी ग्लेशियर से अटे रहते थे, ये टूरिज्म से प्रभावित हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में ग्लेशियर में कमी के लिए यहाँ पर हो रहे रोड कंस्ट्रक्शन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि इस रोड कंस्ट्रक्शन से कार्बन एमिशन बढ़ता है और जो इस हिमालय क्षेत्र का तापमान बढ़ाने का काम भी करता है। इंसान की सैकड़ों एक्टिविटीज में से ये कुछ गतिविधियां हैं जो तापमान बढ़ाने का लगातार काम कर रही हैं और नतीजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो उत्तराखंड में रहकर इस देवभूमि को बंजर और वीरान होने से बचा रहे हैं। एसी वाले कमरों में बैठकर हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को स्कूल प्रोजेक्ट मानकर नकार देना आसान है, लेकिन उत्तराखंड समेत दुनिया भर के करोड़ों लोग हैं जो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये हालात कैसे बदल सकते हैं, तो इसका जवाब भी है। उत्तराखंड में एक तरफ जहां आलू, गेहूं और रबी की फसलें घट रही हैं, तो किसानों ने भी अब शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। पहाड़ का किसान धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब कम पानी और ज़्यादा गर्मी में रहना सीखने की कोशिश कर रहा है।
किसान अब पारंपरिक खेती से निकलकर नई फसलों को ट्राई कर रहे हैं। क्लाइमेट ट्रेंड्स की रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में किसान अब दालों और मसालों की सब्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ अब किसान चना, मटर, हल्दी और मिर्ची की खेती करने लगा है और इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव है। लेकिन एक्सपर्ट्स एक सवाल उठा रहे हैं कि क्या फसलों में आया ये शिफ्ट बढ़ते तापमान से लड़ने के लिए काफ़ी होगा? क्या किसान पहले ही हो चुके नुकसान से बचने के लिए इस बदलाव को स्वीकार कर पाएंगे? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियर पर पड़ने वाले इसके असर को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आसपास के तापमान को ज़रूर नियंत्रित कर सकते हैं। पर्यावरणविद अनिल जोशी कहते हैं कि हमें अपर हिमालयी एरिया से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर टूरिज्म को पूरी तरह से प्रतिबंध कर देना चाहिए। वो कहते हैं कि सरकारों को चाहिए कि वो देश के लिए कोई भी काम करने से पहले और नीति बनाने से पहले इकोलॉजी को ध्यान में रखें। आखिर में वो कहते हैं कि सिर्फ सरकारों को नहीं बल्कि हर इंसान को हिमालय को बचाने के लिए प्रयास करना होगा, और ये प्रयास ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े स्तर पर हो। आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल सीमित करके, पेड़ों को लगा करके, ऊर्जा की बचत करके, ऐसी कई छोटी छोटी आदतों को अपना करके बड़ा बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी बातें तब ही आदतें बनेंगी जब आप ग्लोबल वार्मिंग को गंभीरता से लेंगे, क्योंकि आज अगर हम नहीं बदले तो कल हमारा हिमालय बदलेगा, हमारा उत्तराखंड बदलेगा, और ये बदलाव कतई अच्छा नहीं होगा। ये हम सब जानते हैं। इसलिए छोटी ही सही एक कोशिश आप भी करें, अपनी दुनिया, अपने देश, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए, खुद को और अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, एक सुनहरा कल बनाने के लिए एक कोशिश आप भी करें। धन्यवाद।